सागरों और महासागरों में क्या होता है कि जो मूंगे होते हैं, ठीक है, मूंगे अपना घर बनाते हैं जिनको कि प्रवाल कहते हैं, इनको है ना क्या कहते हैं, प्रवाल, ठीक है। तो कोरल पालिप और मूंगे अपना अपना क्या करते हैं, समेकन करते हैं, और समेकन करने के पश्चात ये प्रवाल का निर्माण होता है। प्रवाल का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है, अंतः सागरी जल में होता है। प्रवालों का निर्माण कहाँ होता है, अंतः सागरी जल में होता है। इसमें भी कुछ बातें ऐसी हैं, इनकी कुछ विशेषताएं हैं जिनको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे, आराम से जानेंगे, ठीक है ना। देखिए, तो सबसे पहली बात जो क्या है इनकी, अंतः सागरी जल, अंतः सागरीय जल। अंतः सागरीय जल में क्या होता है कि प्रवालों का विकास होता है, ठीक ना। ध्यान दीजिए, इन प्रवालों के लिए जो हम बात करेंगे तो जो तापमान है इन प्रवालों के लिए, इनके जिंदा रहने के लिए जो तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे, ठीक। अधिकतम तापमान ये 40 डिग्री सेल्सियस तक सहन कर सकते हैं, ठीक है। अधिकतम तापमान ये 40 डिग्री सेल्सियस तक सहन कर सकते हैं। और जो इनके लिए जो लवणता है, ठीक है, लवणता जो है 27% से 30% ये सहन कर सकते हैं, ठीक है। सागरी जल में इस प्रकार की लवणता होनी चाहिए। इसमें आगे हम देखते हैं कि इनका विकास मुख्य रूप से क्या होता है, उष्णकटिबंधीय महासागरों में होता है। उष्णकटिबंधीय महासागरों में क्या होता है, इनका विकास होता है, निर्माण होता है, ठीक ना। ध्यान दीजिए, प्रवाल होते क्या हैं, तो प्रवाल को आप समझ लीजिए कि मूंगे की चट्टान, मूंगे की चट्टान संभवतः क्या है, मूंगे की चट्टानें हैं प्रवाल, ठीक ना। समुद्रों में क्या होता है कि समुद्रों के तटों पर जो कैल्शियम कार्बोनेट, इनका जो कैल्शियम कार्बोनेट की सतह होती है उसी को सामान्य रूप से क्या बोला जाता है, प्रवाल बोला जाता है, ठीक। ये बढ़ता चला जाता है, बढ़ता रहता है, ठीक। प्रवालों को और क्या बोला जाता है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो प्रवालों को, जो प्रवाल होते हैं, ठीक ना, प्रवालों को क्या बोला जाता है, समुद्री वर्षावन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समुद्री वर्षावन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चीज़ आपसे और पूछा जाएगा कि अगर प्रवालों, जैसे अगर तुलना की जाए, प्रवाल भित्ति की तुलना की जाए और उष्णकटिबंधीय रेन फॉरेस्ट की तुलना की जाए, तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, जो उष्णकटिबंधीय रेन फॉरेस्ट हैं, उनसे ज़्यादा जैव विविधता प्रवालों में पाई जाती है, ठीक है। जैव विविधता का मतलब कई प्रकार के जीव, अब तक 1 लाख से अधिक प्रवालों की क्या है, प्रजातियां हैं। 1 लाख से अधिक प्रवालों की प्रजातियां हैं, लेकिन इनमें से केवल 10% प्रवालों की प्रजातियों का ही अध्ययन संभव हो सका है, ठीक ना। 1 लाख प्रवालों की प्रजातियां हैं और इनमें से केवल 10% ही अध्ययन किया जा चुका है, मतलब 10% के बारे में ही जाना जा चुका है, ठीक है। प्रवालों से जो क्वेश्चन आते हैं मेनली हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास में उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इससे बाहर से कुछ नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं समझने को, कुछ सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों को भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि समुद्री वर्षावन क्या है, तो प्रवालों को समुद्री वर्षावन बोला जाता है, ठीक। ध्यान दीजिएगा इनके लिए, अच्छा ध्यान दीजिए, जो प्रवाल हैं सबसे पहले क्या है, अंतः सागरी जल में होते हैं। मतलब कि देखिए, अगर ये सागर की सतह है ना और ये सागर का तल है, तो न तो बहुत नीचे ये रहेंगे और ना ही ऊपर, ये इनकी दशा ये है रहने की, बात समझ आ रही है, इनकी दशा रहने की क्या है, ये है, ठीक, विकास होते हैं। तो फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अच्छा ऐसी बात है, तो क्या नीचे से कोई इनका वो नहीं होता है भाई, लेकिन ये क्या होते हैं,
ये किनारों पर ही होते हैं, गहरे महासागरों में नहीं होते। तो किनारों पर ही ये होते हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत ज़्यादा किनारे पर भी नहीं। हमने आपसे बताया कि समुद्र के सतह के नीचे रहेंगे, लेकिन बहुत गहराई में गहन सागरीय मैदानों में नहीं रहेंगे ये, ठीक है। ये ढालों पर ही होते हैं। क्लियर? अब समझिए आगे क्या है। लवणता 27 से 30% का के लिए इनको चाहिए, ठीक है। तापमान 40 डिग्री 20 से 40 तक का सहन कर सकते हैं। जिंदा रहने के लिए क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस पर ये जिंदा रहेंगे। इसका मतलब ये है कि 20 से नीचे और 40 से ऊपर ये जिंदा नहीं रहेंगे। इनके लिए न तो बहुत ज़्यादा ठंडी चाहिए और न तो बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए, दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है इतना? आइए आगे देखते हैं। अगर इनके हम ग्लोब के अनुसार विस्तार की बात करें, ठीक है, तो ग्लोब पर यह सामान्यतः 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री साउथ तक इनका विस्तार होता है। मतलब न तो ये इससे इधर पाए जाते हैं और ना ही इससे ये इधर पाए जाते हैं। क्लियर? एक बात और समझिए, जो नेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पूछा जाता है, ठीक ना। कि बताइए जैसे कि प्रवाल, ध्यान दीजिए, प्रवाल जो है बंद सागरों में नहीं पाए जाते। बंद सागरों में क्या होंगे, नहीं पाए जाएंगे। ठीक ना। तो देखिए प्रवाल क्या होंगे, बंद सागरों में नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। ये जब भी पाए जाते हैं तो खुले सागरों में पाए जाते हैं। और ऐसे खुले सागर किससे जुड़े होते हैं, महासागरों से जुड़े होते हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिए, जैसे कि कोई भी हो, काला सागर हो, भूमध्य सागर हो, इन सब सागरों में प्रवाल नहीं पाए जाते, ठीक ना। कारण क्या है कि देखिए प्रवालों के लिए स्वच्छ जल चाहिए। प्रवालों के लिए क्या चाहिए, स्वच्छ जल चाहिए, ये बात सही है, लेकिन पूर्ण स्वच्छ नहीं चाहिए। ध्यान दीजिएगा, प्रवालों के लिए स्वच्छ जल चाहिए लेकिन पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं चाहिए। उसमें लवणता होनी चाहिए, वह खारा होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी खारा नहीं होना चाहिए। 27 से 30% तक ही खारा होना चाहिए, ठीक। जल में अवसाद नहीं होने चाहिए। क्या मतलब, रेत, मिट्टी, बालू, गाद, ये सब, मतलब पानी गंदा नहीं होना चाहिए। नमकीन हो लेकिन गंदा न हो और बहुत साफ भी न हो, तभी प्रवाल क्या होंगे, जिंदा रहेंगे। प्रवालों में जो घुसने की जगह होती है, अंदर गुफा टाइप का जो है खोखला बन जाता है, ठीक है। एक के ऊपर एक लद जाएगा। होता क्यों है भाई, जैसे कोई एक मूंगा है, कोई एक क्या है, मूंगा है। उस मूंगे ने कैल्शियम कार्बोनेट की परत छोड़ी, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गया, वो मर गया। तो उसी के ऊपर दूसरा क्या करेगा, अपना घर बनाएगा। तीसरा क्या करेगा, उसके ऊपर अपना घर बनाएगा। ऐसे ही करते करते ये प्रवाल क्या होते हैं, ऊपर तक बढ़ जाते हैं। बात समझ में आई? प्रवालों का मुख्य भोजन क्या है, याद रख लीजिए, चूना। प्रवालों का मुख्य भोजन क्या है, चूना, ठीक है। जो समुद्री जो शैवाल होता है, शैवालों को जब प्रकाश संश्लेषण मिलता है, ठीक है, तो उससे अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि प्रवालों के ऊपर खतरा भी आता है, ठीक है। जैसे जब प्रवाल विरंजन होता है, कोरल ब्लीचिंग, ध्यान दीजिए, कोरल ब्लीचिंग क्या होती है भाई, समझ लीजिए, ठीक ना। कोरल ब्लीचिंग क्या, ब्लीचिंग का मतलब जानते हैं ना, मतलब रंगहीन कर देगा। ब्लीचिंग का मतलब क्या, जितनी भी कलर हैं वो सब हटा करके सफ़ेद कर देगा, नॉर्मल कर देगा, ठीक है। तो देखिए कोरल ब्लीचिंग कैसे होती है, चूँकि प्रवालों जो मूंगे होते हैं उनको खाने के लिए भोजन चाहिए। और भोजन इनको मिलता है कि जो शैवाल होते हैं इस समुद्र का प्रकाश पा करके और अपना भोजन बनता है तो ये खाते हैं उसको। लेकिन जब प्रदूषण बढ़ने की वजह से, भूमंडलीय तापन बढ़ने की वजह से तापमान बढ़ रहा है, तो होता क्या है कि कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। ब्लीचिंग का मतलब जो शैवाल होते हैं वो अपना कलर छोड़ देते हैं,
शैवाल हरे रंग के होते हैं, काई, तो वो क्या करते हैं कि अपना रंग छोड़ देंगे। तो हरे रंग के उपस्थित होने का कारण क्या है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल होगा ही नहीं उसमें, तो सूर्य का जब प्रकाश आएगा तब उसे भोजन बनाएगा ही नहीं, तो भोजन के अभाव में प्रवाल क्या होंगे? मर जाएंगे। ठीक ना। हिंद महासागर में 1998 में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया था, जिससे बड़े पैमाने पर प्रवालों की मृत्यु हुई थी। आज जो हम हिंद महासागर में लक्षद्वीप देख रहे हैं ना, वो प्रवाल द्वीप ही है। लक्षद्वीप कैसे बना है? प्रवाल द्वीप ही है, एक के ऊपर एक आकर के पूरा ऐसे बन गया है। ठीक ना। तमिलनाडु के आसपास भी प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। अब हम यहाँ से आगे बात करेंगे कि प्रवाल के कितने प्रकार होते हैं। ठीक ना। प्रवालों के कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए प्रवालों के मुख्य रूप से आपके जो हैं 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है तटीय। ठीक, तटीय प्रवाल कैसा होता है भाई? देखिए ये जल का सतह है और यह स्थल था। ये क्या है? जल, और ये क्या है? स्थल। ध्यान दीजिए, तो प्रवाल क्या होंगे? इसी में डूबे होंगे, यहाँ तक ऐसे हो जाएंगे। तो इस प्रकार के प्रवालों को क्या बोलते हैं? तटीय प्रवाल। तट पे आके ये ऐसे अपना लगे रहेंगे। ठीक ना। ये क्या होते हैं? तटीय प्रवाल होते हैं। बात समझ आ गई? तो क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछता है नेट और पीजीटी में, आपको क्या करेगा? ये चित्र दे देगा, इस प्रकार से पूछेगा, बताइए ये किस प्रकार का प्रवाल है। प्रवालों का जो दूसरा प्रकार होता है, यहाँ देख लेते हैं। प्रवालों का जो दूसरा प्रकार होता है, ध्यान दीजिए, वो होता है अवरोधक प्रवाल। क्या होता है? ये अवरोधक प्रवाल होता है। अवरोधक प्रवाल क्या होते हैं कि ये अगर आपका तट है तो तटों से बहुत दूर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं लेकिन कुछ दूर, और ये हो गए, और यहाँ बीच में क्या होता है? पानी भरा होता है। ये भी डूबे होते हैं, लेकिन ये तट है। क्या है? ये तट है, और ये क्या है? प्रवाल है। यहाँ पानी भरा होता है, तो छोटी छोटी झीलें हमें बिखरी हुई अवस्था में दिखाई देती हैं। क्लियर हुआ इतना? कोई दिक्कत? जो तीसरा प्रकार होता है प्रवालों का, वो होता है एटाल। तीसरा प्रकार कौन सा होता है? एटाल। एटाल प्रवाल देखिए इस तरीके का है। यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ये क्या है? प्रवाल है, और ये क्या है? प्रवाल है। इस तरीके से भी हो जाते हैं, और लैगून टाइप की झीलें इनके बीच में समाहित रहती हैं। एक घोड़े की नाल के टाइप का होता है। ठीक है, इसलिए घोड़े के नाल का प्रवाल भी इसको बोलते हैं, उसके आकार का प्रवाल। बात समझ आ रही है? तो ये चीज़ें हैं जिनको आपको समझने की आवश्यकता है। क्लियर हुआ? ठीक ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या करना है कि ये जानना है, समझना है, इससे ज़्यादा और क्वेश्चन आपसे कहीं से पूछेगा नहीं। ठीक ना। और बहुत कुछ है भी नहीं। सजीव हैं, जीव हैं, ठीक है, जिनके जो निक्षेप होते हैं, निक्षेप का मतलब जो गंदगी या कह लीजिए जो जमावड़ा इनका होता है, जो अपना घर बनाते हैं, उसी को बोलते हैं प्रवाल द्वीप। ठीक ना। तो ये होगा प्रवाल। प्रवाल भित्ति क्या होती है? रीफ बना लेते हैं। जब ये एक दीवार की तरफ बहुत लंबे चौड़े हो जाएंगे, एक दीवार की तरह क्या होंगे? बहुत लंबे चौड़े हो जाएंगे, तो इनको क्या बोलते हैं? प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ बोलते हैं। ठीक ना। बात समझ में आया इतना? इसके बाद अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में जो है कि ग्रेट बैरियर रीफ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल खर है, यानी कि प्रवाल भित्ति है। ये अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में जो प्रवाल भित्ति है वो अवरोधक प्रवाल भित्ति है। ठीक ना। वो तटीय तट पे भी नहीं है, एटाल ऐसा भी नहीं है, तट से कुछ दूर है और इस टाइप की, और बहुत लंबे चौड़े इलाके में है। ठीक ना। लगभग 1900 किलोमीटर के आसपास है, इतनी लंबी है, तो बहुत ज़्यादा है। बात समझ आ रहा है? 9 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक उसका विस्तार है दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, दक्षिणी अक्षांशों पे
तो आप इन चीज़ों को क्या करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ठीक, क्लियर है? एक बार फिर से सुन लीजिए क्या क्या हम लोगों ने प्रवालों के बारे में क्या क्या समझा। ध्यान से समझिए इसको। हमने समझा कि प्रवाल अंतःसागरीय जल में विकसित होता है, प्रवालों का भोजन चूना है। ठीक, प्रवाल अधिकतम तापमान 20 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री तक सहन कर सकते हैं। प्रवालों के लिए जो लवणता है वो 27 से 30% होनी चाहिए। सागरों में जल ना तो बहुत स्वच्छ होना चाहिए लेकिन पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं होना चाहिए। सागरीय जल में अवसाद, रेत, मिट्टी, बालू, गारा ये सब नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तब तो ये जिंदा रहेंगे। क्लियर है इतना? हाँ, इनका विस्तार हमने आपको बताया कि इनका विस्तार क्या है, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। ठीक, ना तो ये नीचे पाए जाते हैं ना तो इसके ऊपर पाए जाते हैं। ये पाए जाएंगे महासागरों में ही। किस प्रकार के महासागर में पाए जाएंगे भाई? खुले सागरों में और महासागरों में पाए जाते हैं, बंद में नहीं। अच्छा, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अगर कोई भी सागर खुले महासागर से जुड़ा हुआ है, खुला सागर है और महासागरों से जुड़ा हुआ है, तो महासागरों में क्या होता है, स्वच्छ खारे जल की आपूर्ति होती रहती है। ठीक ना? हमने आपको पढ़ाया था ना कि जैसे बंद सागर होगा तो वहाँ पे कई तमाम की दिक्कतें उत्पन्न होने लगेंगी, वहाँ का खारापन बढ़ जाएगा। ठीक ना? पानी कहीं जाएगा नहीं, लेकिन अगर एक पानी दूसरे पानी से लगातार मिल रहा है तो फ्रेश होता रहेगा ना। क्लियर? इसलिए खुले सागरों में ये होते हैं। ठीक, 1 लाख प्रवालों की प्रजातियों का अभी मतलब पता लगाया गया है, लेकिन अध्ययन उसमें से सिर्फ 10% का ही हुआ है। मतलब अभी 90% प्रवालों की जो प्रजातियां हैं हम उसके बारे में जान ही नहीं पाए हैं। ठीक, इनको समुद्री वर्षावन बोलते हैं। जैव विविधता के मामले में मतलब सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ होती है? प्रवालों में होती है। क्लियर है इतना? देखिए ध्यान दीजिए, इसमें प्रवालों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत है। ठीक ना? प्रवालों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांतों को हम लोग क्या करेंगे, अभी समझेंगे किसने कौन सा सिद्धांत दिया, और इन सिद्धांतों को परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। ठीक ना, कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो डार्विन महोदय ने अवतरण सिद्धांत दिया था 1837 में। ठीक, इस सिद्धांत में ये कहा गया कि देखिए ऐसा है कि प्रवाल का जो निर्माण होता है वो महासागरीय चबूतरों पे होता है। महासागरीय चबूतरों पे एक फ्लैट सरफेस होता है महासागर के तली पे, और उसी पे क्या होता है कि प्रवालों का निर्माण होता है। ठीक, तो इन्होंने बताया कि देखिए ऐसा है कि कुछ इस तरीके से चीज़ें थी। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, कोई पर्वत है, पर्वत है और इसके चारों तरफ ये क्या है, पानी है। ठीक ना? इस पर्वत का हो गया क्या, अवतलन। इस पर्वत का क्या हो गया, अवतलन हो गया, और ये पर्वत पानी में डूब गया। ठीक, हुआ ये, फिर अगली कंडीशन क्या हुई कि ये पर्वत और पानी में डूब गया और पानी पूरा यहाँ तक पहुँच गया। ठीक ना? तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, बैठ के आराम से नाव चला सकता है। तो हुआ ये कि डार्विन महोदय का ये कहना था कि देखिए अवतलन सिद्धांत के, अवतलन का मतलब क्या कि जो स्थल खंड था, ठीक है, उसका क्या हो गया, अवतलन हो गया, वो नीचे दब गया। और नीचे दब जाने से क्या हुआ कि इस प्रकार के महासागरीय चबूतरों का निर्माण हुआ, और इसी के ऊपर क्या हुआ, प्रवालों की उत्पत्ति हुई। क्योंकि भाई उनको एक आधार मिल गया। एक तो पहले गहरा मैदान था, गहरा गहन सागरीय समुद्री मैदान था, लेकिन वहाँ पर प्रवाल उत्पत्ति नहीं हो सकते। तो हुआ क्या कि वो इसके ऊपर उत्पन्न हुए। बात समझ में आ रही है ये चीज़? दूसरे तो इन्होंने डार्विन का अवतलन सिद्धांत है 1837 में, इनकी आलोचना भी कई प्रकार से की जाती है। उसके बाद मरे का स्थिर असल सिद्धांत है। मरे ने कहा कि देखिए ऐसा कुछ नहीं था, स्थल कहीं गए नहीं, किसी भी चीज़ का अवतलन नहीं हुआ, वो अपने ही जगह पे थे। स्थिर स्थल सिद्धांत, स्थिर थे, कहीं गए नहीं। सिर्फ हुआ ये कि प्रवालों मूंगे ने क्या किया, प्रवालों ने क्या किया कि अपना विकास कर लिया महासागरीय चबूतरों पर, कहीं गया नहीं था। इनकी भी कई प्रकार से आलोचना की जाती है। उसके बाद डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत है। डेली का मानना है कि देखिए प्लीस्टोसीन युग में जब हिमकाल आया था तो हिमकालों के बाद ही प्रवालों का निर्माण हुआ था, विकास हुआ था। ठीक है, तो इसमें हुआ ये कि जब बर्फ़ पिघले तो बर्फ़ पिघलने से सागरीय तल का अवनयन हो गया, और अवनयन होने के फलस्वरूप जो है कि प्रवालों का विकास हुआ। ठीक है, महासागरीय चबूतरे का निर्माण हो गया। भाई हिमकाल के बाद बर्फ़ पिघला तो क्या हुआ, समुद्र की तली बढ़ गई, तो जो महाद्वीप का जो इलाका था वो भी डूब गया।
तो वही क्या हुआ, महासागरीय चबूतरा बन गया। तो हिमानियों ने क्या किया है, इनका ये कहना है कि हिमानियों की गलती है, तो महासागरीय चबूतरे का निर्माण होता है। और जब महासागरीय मतलब महाद्वीप का वह भाग जो महासागर में डूब जाता है तो महासागरीय चबूतरा बन गया, तो प्रवालों के रहने के लिए वो क्या हो गया, जगह बन गया। तो इस प्रकार से 3 सिद्धांत हैं। इन सिद्धांत में क्या कहा गया ये नहीं पूछेगा, आपको इतना याद रखना है कि किसने कौन सा सिद्धांत और कब दिया था, ठीक है। डार्विन का अवतरण सिद्धांत 1837 में, मरे का स्थिर अवस्था सिद्धांत 1880 में, और डेली का हिमानी इंटर सिद्धांत 1915 में। कोई दिक्कत नहीं। सागरीय संसाधन, ठीक ना। देखिए जैव विविधता के लिए प्रवाल क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं, ठीक। लेकिन यह गहन सागरीय मैदानों में नहीं होते, डीप ओशियंस में नहीं होते हैं। ये कहाँ होते हैं, ये होते हैं ऊपरी तल पे, ठीक ना। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो सागरीय संसाधन हैं, ठीक है, जो मरीन लाइफ हैं, मरीन रिसोर्सेज हैं, उनमें 2 प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। वो 2 शब्दों को आप जान लीजिए जो एग्जाम में आपसे पूछेगा। एक होता है पैलेजिक, पैलेजिक, ठीक ना। पैलेजिक का मतलब कि समुद्र के ऊपरी तल के आसपास, ऊपरी तल पर रहने वाले जीवों को पैलेजिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। जैसे मछलियां हैं तो पैलेजिक फिशेज हैं, बात समझ आ रही है, ठीक ना। उसके बाद होता क्या है, उसके नीचे जो मछलियां रहती हैं, ठीक है, उनको नेक्टन बोला जाता है। नेक्टन क्या बोला जाता है, नेक्टन। और जो सबसे नीचे रहती है वो उनको बैंथन, बैंथेटिक भी आप उसको बोल सकते हैं, ठीक ना, बैंथेटिक। जो महासागरों में भारी भरकम विशालकाय मछलियां हैं या भारी भरकम विशालकाय जीव हैं, उनको नेक्टन जीव बोला जाता है, नेक्टन की श्रेणी में आते हैं वो। और जो सबसे नीचे रहते हैं बिल्कुल सागर की तली पे, उनको बैंथेटिक बोला जाता है। और जो ऊपर रहते हैं उनको पैलेजिक बोला जाता है, ठीक ना। कुछ मछलियां ऐसी हैं जिनको सूर्य का प्रकाश चाहिए तो वो ऊपर रहती हैं, कुछ मछलियां ऐसी हैं जिनको सूर्य का प्रकाश नहीं चाहिए और न तो बहुत ज़्यादा ठंडी चाहिए न तो बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए, वो थोड़ा सा नीचे रहती हैं। ऐसे सभी प्रकार के जीवों की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक ना। तो सागरीय संसाधनों के बारे में आर्थिक भूगोल जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक ना। तो फिजिकल ज्योग्राफी के इस पार्ट में जो महासागरीय वाला पार्ट था, जो ओशिनोग्राफी का जो चैप्टर था, ठीक है, जो उसके टॉपिक्स थे, उसमें सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है, ठीक, महासागरीय निक्षेप, ठीक है। ओशियन डिपॉजिट्स पढ़ेंगे हम लोग और वेव्स पढ़ेंगे, समुद्री तरंगे पढ़ेंगे। कल ये भी आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 1 से 2 क्लास और बचेगी बायोम और जीवोम की, ठीक है। हाँ वही जैव विविधता, बायोम और जीवोम, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, आपका फिजिकल ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना, ये चीज़।